हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत सारे बच्चे जो है लगातार टेस्ट लगा रहे हैं एंड कई सारे बच्चों से बात भी हो रही है। उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है, धीरे धीरे वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। बस ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत सारे लोग इस जर्नी को शुरू करे होंगे मेरे साथ में, बट एंड में लास्ट जब हम टेस्ट लगाएंगे वहाँ तक बहुत कम लोग ही बचेंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि मेरे साथ बस लास्ट तक रुकना है। जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा ना, मतलब मान के चलना कि आप एग्जाम में अपना कम से कम 30-40% स्कोर जो है वो इंप्रूव कर लोगे। बस आपको कोशिश करना है कि एंड तक आपको यहाँ पर बने रहना है। आज हमारा इस सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। छठा मॉक टेस्ट होगा। 25 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होंगे जीएस के, तो रेडी हो जाइए। बिना किसी देरी के चलिए अब हम सेशन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक विहार मतलब मोनेस्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है हमारे पास में अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं और यात्रियों के लिए एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया। इससे पता चलता है कि वह केवल महान विजेता ही नहीं था, बल्कि धार्मिक रूप से भी उदार शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त काल से जुड़े एसएससी में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ये प्रश्न जो है ब्रिटिश भारत के प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों से रिलेटेड है। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें भारत का विस्तृत मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। उनके द्वारा तैयार किया गया मैप ऑफ हिंदुस्तान उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मानचित्र माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स रेनेल। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नवतेज सरना, ममता कालिया, प्रसून्न बंदोपाध्याय या फिर एन प्रभाकरन। तो हिंदी भाषा के लिए सम्मान जो है ममता कालिया को उनकी चर्चित पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान में से एक माना जाता है और ये 24 भारतीय भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए दिया गया ममता कालिया को। बी आंसर। ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अनुष्ठानिक यज्ञ, देवीय नियम, पवित्र मंत्र या फिर प्राचीन धुन। तो ये जो क्वेश्चन है वैदिक साहित्य से रिलेटेड है। ऋग का अर्थ होता है पवित्र मंत्र या फिर स्तुति। ऋग्वेद वास्तव में ऐसी ऋचाओं का संग्रह होता है जो कि अलग अलग देवताओं की प्रशंसा में रची गई थी। यही कारण है कि ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है और उसमें क्या वर्णित है, इसलिए याद रखिएगा कि ऋग्वेद मुख्य रूप से स्तुतियों और मंत्रों का संग्रह है। यहाँ पर पवित्र मंत्र, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बरार, बीदर, अहमदनगर या फिर गोलकुंडा। तो दक्कन सल्तनतों के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन ये। इमाद शाही वंश की बात करें तो इसकी स्थापना फतहुल्लाह इमाद उल मुल्क ने की थी और ये बरार राज्य से जुड़ा हुआ था। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो 5 प्रमुख दक्कन सल्तनतें बनी थी उनमें बरार भी शामिल था। एग्जाम में दक्कन सल्तनतों और उनके संस्थापक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको भी क्लियर रख के चलेगा। यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चेन्नई शहर को लोकप्रिय रूप से भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। एंड दूसरा कथन है, यह शहर पेट्रो रसायन उद्योग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का केंद्र है और भारत में पेट्रो रसायन उत्पादकों के निर्माण में अग्रणी है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वहां का विशाल ऑटोमोबाइल उद्योग, भारत की कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनी के उत्पादन संयंत्र जो है चेन्नई और उसके आसपास स्थित हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 1 बोलता है कि चेन्नई शहर को लोकप्रिय रूप से भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चेन्नई जो है पेट्रो रसायन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन डेट्रॉइट ऑफ इंडिया नाम
उसे ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण मिला है, पेट्रो रसायन उद्योग के कारण नहीं मिला। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपए से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो, एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरीके से समझाता है कि जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी में एज स्पेसिफिक रेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास में, दे हेल्प आइडेंटिफाई रीजनल लिटरेसी लेवल्स, ये क्षेत्रीय साक्षरता स्तर पहचानने में मदद करती है। ऑप्शन बी है, ये प्रजनन या फिर मृत्यु दर में आयुवार भिन्नता को दर्शाती है, मतलब दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी और मोर्टालिटी। ऑप्शन सी है, ये वृद्ध लोगों की आर्थिक स्थिति दर्शाती हैं, दे शो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल। या फिर ये आवश्यक संकेतों की कुल संख्या को कम करती हैं, दे रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स नीडेड। तो यहाँ पर डेमोग्राफी में उपयोग होने वाली एज स्पेसिफिक रेट के उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। सरल शब्दों में समझें तो हर आयु वर्ग में जन्म दर जो है फर्टिलिटी रेट और मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट जो है वो समान नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जन्म दर युवावस्था में अधिक होती है, जबकि मृत्यु दर शिशु और वृद्धावस्था में अधिक देखने को मिलती है। यदि हम केवल कुल दर देखें तो सही तस्वीर नहीं मिलती है। इसलिए एज स्पेसिफिक रेट्स का उपयोग किया जाता है ताकि अलग अलग आयु समूहों का सटीक विश्लेषण किया जा सके। यही कारण है कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखोगे, दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी और मोर्टालिटी, मतलब बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 2025-26 का वार्षिक बजट कितना निर्धारित किया गया? ऑप्शन है 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 24,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़। तो इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। सरकार ने इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 अलग अलग योजनाओं को एकीकृत करके तैयार किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र को अधिक प्रभावी और समन्वित सहायता प्रदान करना। इस योजना को 6 वर्षों तक लागू किया जाएगा, 2031-2032 तक संचालित की जाएगी। यहाँ पर 24,000 करोड़ सी ऑप्शन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में बरखान पाए जाते हैं? जैसलमेर, भीलवाड़ा, अलवर या फिर उदयपुर। तो यहाँ पर बेसिकली डेजर्ट लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। बरखान अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं कि क्रिसेंट शेप रेत के टीले होते हैं, जिनका निर्माण तब होता है जब हवा लगातार एक दिशा में बहती है और रेत की मात्रा सीमित होती है। भारत में ये मुख्य रूप से थार डेजर्ट जो है उसके जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए आंसर जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमको, यहाँ पर 3 कथन है। न्यायालयों को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता परखने की शक्ति होती है। बी है, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख आर्टिकल 23 में किया गया है। एंड सी दे रखा है, यह शक्ति मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में निहित होती है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला कथन देखते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ही यह होता है कि न्यायालय संविधान के आधार पर कानूनों और सरकारी निर्णयों की वैधता की जांच कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर देखिए बिल्कुल गलत दे रखा है स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों के निषेध से संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित नहीं है। सी वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह शक्ति जो होती है मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू को संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर ए एंड सी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन नदी नामों का उनके आधुनिक नामों से मिलान करना है। एक तरफ हमको एंशिएंट नेम दे रखा है, एक तरफ मॉडर्न नेम दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नदी का नाम क्या है?
शुतुद्री। शुतुद्री का मॉडर्न नेम जो है वो क्या है, सतलुज है। तो ए का हो गया 3। इसके बाद में आती है परुष्णी। परुष्णी का मॉडर्न नेम क्या है, रावी। असिकनी का मॉडर्न नेम है चिनाब और वितस्ता का मॉडर्न नेम है झेलम। तो सीक्वेंस क्या बन गया, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। मतलब ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शंस के बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करने पर कौन से रीट जारी की जाती है। ऑप्शन है प्रोहिबिशन, दूसरा है ऑप्शन को वारंटो, ऑप्शन सी है हेबियस कॉर्पस या ऑप्शन डी सर्टियोरारी। तो किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करने पर कौन सी रीट जारी की जाती है, प्रोहिबिशन। जब कोई निचली अदालत या फिर न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्रवाई करने लगता है तब उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय प्रोहिबिशन रीट जारी करता है, प्रतिषेध। इसका उद्देश्य क्या है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकना होता है। ध्यान रखना, प्रोहिबिशन रीट कार्रवाई के दौरान जारी होती है, जबकि सर्टियोरारी जो है ये आमतौर पर निर्णय के बाद जारी होती है। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को क्लियर रखिएगा। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती लाइव स्टॉक फार्मिंग को आधिकारिक रूप से एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो हाल ही की कृषि और पशुपालन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है यहां पर जिसने लाइव स्टॉक फार्मिंग को आधिकारिक रूप से एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है। लाइव स्टॉक फार्मिंग का अर्थ होता है कि मानव आवश्यकताओं के लिए पशुओं का पालन पोषण और उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग करना। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सभी शामिल होते हैं। इस निर्णय से पशुपालकों को कृषि के क्षेत्र में मिलने वाली जो कई सुविधाएं थी, योजनाएं थी, उनका लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना है पशुधन खेती लाइव स्टॉक फार्मिंग को आधिकारिक रूप से एग्रीकल्चर का दर्जा देने वाला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, 86, 79, 98 या फिर 102। तो इस इंडेक्स में बेसिकली कानून के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ की स्थिति को मापा जाता है। साल 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, 86 रही है, जबकि 2024 में भारत की रैंक 79 थी। इस रिपोर्ट में कुल 143 देशों को शामिल किया गया था। ध्यान रखना है, इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले नंबर पर, नॉर्वे दूसरे नंबर पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर आए। यहां पर भारत की रैंक रही है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसदीय समितियों पार्लियामेंट्री कमिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, बताना है कि कौन सा कथन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन है पहला, कोई मंत्री लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी का सदस्य नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति जो होते हैं उसके सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, यदि किसी मंत्री को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए तो वह प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है, एस्टीमेट्स कमेटी का सदस्य हो सकता है। एंड ऑप्शन डी है, लोक उपक्रम समिति जो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स सीपीयू, उसके सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले एक चीज क्लियर रखिए कि कोई भी मंत्री जो होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है पीएससी और एस्टीमेट कमेटी जो होता है या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स उसका सदस्य नहीं बन सकता। इसीलिए यहां पर कथन ए बिल्कुल सही है। कथन बी गलत है क्योंकि एस्टीमेट कमेटी के सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किए जाते हैं। कथन सी भी इसी कारण गलत हो जाता है। एंड डी वाला भी यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि इन समितियों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का नहीं होता है। इसीलिए यहां पर केवल ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए आंसर सही होगा। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन, असर्शन और उनके रीजन के रूप में पढ़ें। सही विकल्प चुनना है। अभिकथन क्या है, असर्शन क्या है। समष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रतिनिधि वस्तु रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी मान लेने से समग्र विश्लेषण आसान हो जाता है। एंड कारण क्या दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के समय सभी वस्तुएं हमेशा एक जैसा व्यवहार करती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मूल अवधारणा से संबंधित है। अगर हम असर्शन अभिकथन की बात करें तो बिल्कुल सही है क्योंकि पूरे अर्थतंत्र का अध्ययन आसान बनाने के लिए कई बार एक रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी मान ली जाती है। लेकिन कारण जो है यहाँ पर दे रखा वो गलत है क्योंकि वास्तविक जीवन में सभी वस्तुओं की कीमतें व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कुछ वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ती है तो कुछ की कम। इसलिए ये केवल विश्लेषण को सरल बनाने की एक अजम्पशन है, कोई वास्तविक नियम नहीं है। तो इसलिए यहां पर ए बिल्कुल सही होगा, लेकिन आर जो है वो गलत है।
सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर विचार करें। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 एंड 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 उपरोक्त में से कौन से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हैं? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 की बात करें तो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल को जोड़ा गया। पहली बार दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू किया गया। बाद में 91वें संविधान संशोधन 2003 ने इस कानून को और भी मजबूत बनाया। पहले यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग हो जाते थे तो उसे स्प्लिट माना जाता था, लेकिन इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2/3 सदस्यों के मर्जर को ही मान्यता दी जाती है। इसलिए दोनों संशोधन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों बिल्कुल यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व मनी वेजेस के परिवर्तन की दर और किसके दर के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट या फिर ग्रोथ। तो फिलिप्स कर्व की बात करें तो ये कर्व बताता है कि मनी वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच सामान्यतः इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अर्थात जब बेरोजगारी कम होती है तो मजदूरी बढ़ने लगती है और जब बेरोजगारी अधिक होती है तो मजदूरी बढ़ने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। बाद में इसी अवधारणा का उपयोग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध को समझने में भी किया गया। इस सिद्धांत को जो इकोनॉमिस्ट है A.W. फिलिप्स उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। फिलिप्स कर्व जो है मनी वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1961, 1969 या फिर 1964 में? तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जिसे कथक केंद्र भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी नई दिल्ली में। यह संगीत नाट्य अकादमी की एक प्रमुख इकाई है और कथक नृत्य के प्रशिक्षण, संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ पर 1964। कालबेलिया नृत्य सामान्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? असम, पंजाब, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो फोक डांस कालबेलिया के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे कालबेलिया या फिर सपेरा समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्प जैसी लचीली मुद्राएं होती है। 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। यहाँ पर राजस्थान का फोक डांस है कालबेलिया। डी आंसर। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब CBD COP17 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ब्राजील, अर्मेनिया, कोलंबिया या फिर कनाडा। तो वर्ष 2026 में होने वाले CBD COP17 की मेजबानी अर्मेनिया करेगा। यह सम्मेलन अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होगा। हाल ही में अर्मेनिया ने इस सम्मेलन का आधिकारिक लोगो और स्लोगन भी जारी किया है। यहाँ पर अर्मेनिया बी आंसर। निम्नलिखित ताइक्वांडो के कोरियाई शब्दों को उनके सही अर्थों से सुमेलित करना है। कॉलम ए में कोरियन टर्म दे रखी है एंड कॉलम बी में उसका मीनिंग दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला देखिए टर्म क्या दे रखा है? ते का मतलब होता है पैर से प्रहार करना, टू स्ट्राइक विथ द फीट। सेकेंड दे रखा है टर्म कॉन का देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? हाथ या फिर मुक्के से प्रहार करना, टू स्ट्राइक विद द हैंड। तीसरा टर्म दे रखा है डो का मतलब ये होता है मार्ग या फिर अनुशासन या फिर जीवन जीने का तरीका, वे, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर हो गया तीसरे का ए। एंड डोजांग का देखिए टर्म का मीनिंग होता है प्रशिक्षण कक्ष या फिर अभ्यास स्थल, ट्रेनिंग हॉल। तो फोर्थ का हो गया यहाँ पर डी। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और फोर्थ का डी। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन की प्रक्रिया में लाइपेज का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आंतों के तरल पदार्थ का स्त्राव करना, प्रोटीन का पाचन करना, एमिल्सीकृत वसा को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन एमिल्सिफाइड फैट्स या फिर रेशो को तोड़ना। तो डाइजेशन सिस्टम के एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले समझिए कि जो बाइल जूस होता है वो फैट्स को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनका एमिल्सिफिकेशन करता है, लेकिन उसका पाचन नहीं करता। इसके बाद लाइपेज एंजाइम उन एमिल्सीकृत वसा को फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसीलिए फैट के वास्तविक पाचन का काम जो होता है वो लाइपेज करता है।
यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यही होता है लाइपेज का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? लंदन, लॉस एंजलिस, टोक्यो या फिर पेरिस? तो वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित होंगे। ये तीसरी बार होगा जब लॉस एंजलिस ओलंपिक की मेजबानी करेगा। सबसे खास बात यह है कि क्रिकेट T20 फॉर्मेट को 128 वर्षों बाद फिर से ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके अलावा बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, इनको भी नए खेलों के रूप में जोड़ा गया है। यहाँ पर लॉस एंजलिस बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है M.K. स्टालिन, सी जोसेफ विजय, के पलानीस्वामी या फिर उदयनिधि स्टालिन। तो 2026 में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। वे टीवी के तमिलका वैत्री कज़गम पार्टी के संस्थापक हैं। उनकी पार्टी ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करी है। इससे पहले तमिलनाडु में DMK की सरकार थी, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? M.K. स्टालिन थे। उनका स्थान किसने लिया है? सी जोसेफ विजय ने लिया है। वहाँ के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यहाँ पर सी जोसेफ विजय, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें, उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 0.5 का आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका GS थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने SSC CGL 2026 के लिए 100 आवर GS का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने GS के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।